नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद। निफ्टी में फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही अच्छी खरीदारी। नए सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में सोमवार को होगी सेबी बोर्ड की अहम बैठक। एफपीआईज के डिस्क्लोजर नियम हो सकते हैं आसान। रिसर्च एनालिस्ट की फीस पर भी राहत संभव। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। मोदी सरकार आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति 370 खत्म कर हमारी सरकार ने एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की नीति को स्थापित किया। गर्मी की छुट्टियों में हवाई किराए पर डीजीसीए की निगरानी। एयरलाइन से पिछले 2 साल का हवाई किराए का डाटा मांगा। लंदन के पावर स्टेशन में आग लगने से 16,000 घरों की बिजली गुल। हीथ्रो एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए किया गया बंद। हजारों भारतीय यात्री प्रभावित। देश भर में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। 9 राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार। कई इलाकों में समय से पहले लू की दस्तक। आईएमडी ने अगले हफ्ते से हीट वेव बढ़ने की दी चेतावनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों ने पकड़ा तूल। विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने किया बिहार को शर्मिंदा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के पूरे अपडेट के साथ। इस समय बाजार गुलजार है। तेजी का पंच लगाते हुए बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 557 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पिछले 4 साल की बड़ी वीकली तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते करीब निफ्टी 4.3% तक चढ़ा, तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं, आज धुआंधार तेजी का दौर जारी रहा। किन स्टॉक में रौनक दिखी और कहां सुस्ती? तो डेफिनेटली आज के दिन बाजार में एक तेजी का पंच तो हमें देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो इसने अपने 4 साल के वीकली गेन्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एसबीआई लाइफ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एनटीपीसी 3%, ओएनजीसी में 3% का इजाफा और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस भी करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो हिंडाल्को, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट में आज थोड़ा सा प्रेशर हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि मिड कैप का जो एक्शन है वो आज हमें किस तरीके का देखने को मिला। नंबर्स देखिए कितने शानदार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एमआरपीएल में करीब 15% की हमें तेजी देखने को मिली है। आईडीबीआई बैंक 8.25%, बीएससी लिमिटेड 7%, मैनकाइंड फार्मा में भी अच्छा खासा 7% का इजाफा देखने को मिला। बाकी के जो कैपिटल गुड्स भी है और कैपिटल शेयर्स भी है, वहां पे भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में डेफिनेटली देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में पॉली कैप यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिली है। अडानी की जब से एंट्री हुई है तब से जो केबल एंड वायर के स्टॉक्स हैं वहां पे प्रेशर बाउंड अप हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक में 2.25%, वोल्टास करीब 3% और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी में भी हमें करीब 3.5% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वहां पे भी आज अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। एनबीएफसी फाइनेंशियल्स में भी अच्छा खासा बाउंड अप दिखा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो इस हफ्ते बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। क्या बाजार का टर्न अराउंड हो गया है या फिर आके एक बार फिर से बाजार पलटी मार सकता है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। बाजार की रैली, मौका या धोखा, 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं गर्मी की। देश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में समय से पहले ही लू ने दस्तक दे दी है। गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन एसी, कूलर, फैंस और पावर कंपनियों के लिए यह फायदे का मौसम साबित हो सकता है। तापमान में तेजी को देखते हुए किन शेयर्स में आपका फोकस होना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी दीपाली राणा। मार्च चल रहा है और अगर आप बाहर निकलेंगे तो मई जैसी फील आपको मिल रही है। और इनफैक्ट ये दिल्ली या कोलकाता का हाल नहीं है, ज़्यादातर राज्यों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट अगर आईएमडी के डेटा की बात करें तो लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर मार्च में ही जो पारा है वो 40 डिग्रीज के पार जाने की पूरी संभावना है और अगला एक हफ्ता तो और ज़्यादा
गर्मी से भरा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके के अलर्ट IMD से जारी किए गए हैं। अगर हम डिमांड की बात करें और जिन पॉकेट्स की आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पर तो अर्ली समर्स का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट आते हुए देखा है। कौन कौन सी पॉकेट्स हैं? अभी पावर सेक्टर का जिक्र कर रहे थे। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले डिमांड ज़्यादा रहेगी और 229 गीगावाट की पावर डिमांड रह सकती है। अप्रैल मंथ में पिछले साल 210 गीगावाट की डिमांड थी। तो पावर स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, लेकिन AC कूलर बनाने वाली कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, जिसमें वोल्टास है, ब्लू स्टार है, सिम्फनी है, जो AC रेफ्रिजरेंट की कूलिंग में काम करती हैं, जैसे SRF जैसी कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है, वो बेनिफिशियरी रहेंगी। इनफैक्ट अगर हम वोल्टास, ब्लू स्टार या सिम्फनी की बात करें तो इन्होंने तो पूरी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी तैयार कर ली है इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए। जो फैंस बनाने वाली कंपनी है वो भी डेफिनेटली फायदे में रहेंगी, जिसमें हेवल्स है, क्रॉम्पटन है। इनफैक्ट पावर क्षेत्र में तो JSW एनर्जी, NTPC, टाटा पावर, CSE बेनिफिशियरी रहेंगे ही, लेकिन अगर इंक्रीज डिमांड को मीट नहीं कर पाए तो UPS और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर एक डिमांड सर्ज देखने को मिलेगी। चलिए अब आपको सेबी की एक अहम बैठक के बारे में बता दें। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक सोमवार को होगी। बैठक में FBI के डिस्क्लोजर्स की लिमिट बढ़ाने और रिसर्च एनालिस्ट को सख्त नियमों से राहत जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सेबी बोर्ड की बैठक के एजेंडे पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी कंट्रोल के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, बताएं अगले हफ्ते की बोर्ड बैठक में बाजार के लिहाज से कौन से अहम कदम उठाए जा सकते हैं? मार्केट रेगुलेटर सेबी की सोमवार को होने वाली बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है। इसमें एक अहम प्रस्ताव है कि जो FPIs के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर का नियम लागू है, उसमें सीमा है कि अगर AUM का साइज 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है तो उन्हें बारीक से बारीक जानकारी भी साझा करनी पड़ेगी। ये जो सीमा है 25,000 करोड़ की, इसे बढ़ा करके 50,000 करोड़ किया जा सकता है। इस सीमा के बढ़ाने के पीछे मंशा ये है कि मार्केट का साइज बड़ा हुआ है, इसलिए भी ये सीमा बढ़ाई जानी ज़रूरी है। दूसरा अहम जो प्रस्ताव है वो ये है कि जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एडवांस फीस लेते हैं, उसकी सीमा जो है अभी अधिकतम 1 तिमाही है। भारी विरोध हुआ था इस प्रस्ताव का और इसके बाद से भी इस सीमा को बढ़ाकर 1 साल तक करने पर विचार कर सकती है। तीसरा जो अहम प्रस्ताव है वो ये है कि जो 250 रुपये की SIP है, उसको बढ़ावा देने के लिए कई तरह की चूँकि रियायतों की ज़रूरत पड़ेगी और इन रियायतों की भरपाई के लिए जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होते हैं, वहाँ से कैसे इसकी भरपाई की जाए, तो इसके लिए नियम बदलना पड़ेगा और इसलिए ये प्रस्ताव भी अहम होगा और इस पर बोर्ड में चर्चा होगी। इसके अलावा जो सेबी का सालाना बजट होता है, जिसे सेबी के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, तो इस बजट को भी जो है सेबी बोर्ड में मंजूर किया जाएगा। साथ ही कुछ और प्रस्ताव हैं जो कि बोर्ड के एजेंडे में नहीं हैं, लेकिन वो अहम है। उसमें से ये है कि जो एल्गो से जुड़े वायोलेशन में जो ब्रोकर्स फंसे हुए थे, जिनको नोटिस इशू किया था सेबी ने, उनके लिए सेटलमेंट की स्कीम लाई जा सकती है। शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, गर्मी की छुट्टियों में अचानक से हवाई किराया ना बढ़े, इसके लिए रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइन से पिछले 2 साल का हवाई किराए का डाटा मांगा है। DGCA ये देखेगा कि इन मौकों पर एयरलाइंस कहीं अपने अधिकतर टिकट जानबूझकर महंगी दरों पर तो नहीं बेचती। तो क्या है योजना और क्या है गर्मी की छुट्टी के हवाई किरायों की मौजूदा स्थिति, जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या तैयारी है DGCA की, जिससे इस बात पर नजर रखी जाएगी कि गर्मी की छुट्टियों में हवाई किराया लिमिट से ज्यादा ना बढ़े? जी, गर्मी की छुट्टियों से पहले सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA कुछ तैयारियां कर रहा है। सभी एयरलाइंस से पिछले 2 साल का एयर फेयर का डेटा देने को कहा गया है। एयरलाइंस को ये जानकारी देनी है कि उन्होंने पिछले 2 साल में कितने प्रतिशत जो टिकट हैं वो हायर बकेट में बेची हैं। दरअसल सभी एयरलाइंस को अभी भी मौजूदा सिस्टम में एक जानकारी देनी होती है कि वो न्यूनतम कितने में बेचने जा रही हैं और अधिकतम कितना एयरफेयर रखने जा रही हैं, लेकिन उसमें कितने प्रतिशत टिकट जो है अधिकतम के आसपास रहती हैं, ये काफ़ी मुश्किल होता है जानना। और अगर ये DGCA को लगता है कि एयरलाइंस हायर ब्रैकेट के अराउंड ही अधिकतम टिकट बेच रही हैं, तो DGCA कुछ एडवाइजरी जारी कर सकता है या एयरलाइंस को टिकट की जो कीमत है वो कम करने को
को कह सकता है। साथ ही एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी काम हो रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर महाकुंभ में जिस तरह से हमने देखने को मिला था कि अचानक से एयरफेयर बहुत बढ़ गए थे, वैसा कोई मामला सामने आता है तो ये सिस्टम इस अचानक से हुई स्पाइक को डिटेक्ट कर लेगा। या फिलहाल ये पूरा जो प्रोसेस है वो बन रहा है। साथ ही जो डीजीसीए का टैरिफ मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी अपडेट किया जाएगा, उसको भी रिवैम्प किया जाएगा। ये कुछ कोशिशें अगले कुछ दिनों में हो सकती हैं ताकि गर्मी की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा किराए ना बढ़ें। फिलहाल जो हमने देखा कि किराए कितने हैं जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस में है, फिलहाल कंट्रोल में ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे किराए बढ़ने अभी से शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से गोवा की बात करें तो लगभग 6,000 रुपये का किराया है। दिल्ली से श्रीनगर लगभग 10,000 का। अगर आप 1 जून को वन वे का किराया करते हैं तो दिल्ली से कोच्चि लगभग 8,000 रुपये का इस वक्त किराया आपको मिल रहा है। मुंबई से श्रीनगर 14,000 का किराया है, थोड़ा काफी बढ़ने जा रहा है। और साथ ही मुंबई से कोच्चि लगभग 6,000 रुपये का किराया है। तो कुछ सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है कि किराए बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये और ज्यादा ना बढ़े इसके लिए इस सिस्टम पर काम हो रहा है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। पावर सबस्टेशन में आग लगने से एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट बंद होने से करीब 1350 उड़ानें प्रभावित हुई हैं और हजारों यात्री फंसे हुए हैं। वहीं इस वजह से 16,000 घरों की बिजली भी चली गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सूचित कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी। तो भारत से आने वाले हजारों यात्रियों पर असर पड़ा है। यहाँ हीथ्रो के बंद होने से देखा जाए तो रोज़ 19 उड़ानें भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ हीथ्रो आती हैं। 8 ब्रिटिश एयरवेज की, 6 एयर इंडिया की, 5 वर्जिन अटलांटिक की, और उतनी ही उड़ानें यहाँ से रवाना होती हैं। और ये टोटल नहीं है, क्योंकि बाकी एयरलाइन से भी लोग इनडायरेक्ट तौर पर यहाँ आते रहते हैं। जैसे एतिहाद हुआ, एमिरेट्स हुआ, लुफ्थांसा हुआ, कई अन्य इनडायरेक्ट रूट से आते हैं स्टॉप ओवर लेके रास्ते में, उन पर भी असर पड़ा है। तो कुल जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। और ये तो सिर्फ हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो 1350 लगभग फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, यहाँ डिपार्चर और अराइवल दोनों को देखा जाए तो। इससे असर जो पड़ा है, आज तो पड़ा ही है क्योंकि आज सारा दिन एयरपोर्ट बंद रहेगा, लेकिन अगले कई दिनों में ये एयरपोर्ट बंद होने के कारण फ़्लाइट्स पर असर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं एक बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। मैं इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। ये वही घर है जहां पर होली के दिन आग लगी थी। उस आग की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई। साथ ही पुलिस अधिकारी भी उस मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब आग बुझा ली तो उन्होंने एक कैमरे के अंदर भारी मात्रा के अंदर उनको कैश मिला। इस कैश की सूचना उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। चीफ जस्टिस ने आनन फानन में कोलेजियम की एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के निर्देश दे दिए। इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के भेज दिया। हालांकि अभी यहाँ पर इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पहला ट्रांसफर एक पहला स्टेप था। उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बना दी है। 3 जजों की ये इन हाउस कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। एक बार इससे रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके बाद इनके ऊपर किसी तरह का एक्शन देखने को हमें मिलेगा। असीम मनचंदा, सीएनबी सेवा, दिल्ली। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर और धारा 370 हटाने पर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। इसे 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले आतंकियों का महिमा मंडन होता था, लेकिन हमने लाल चौक पर हर घर में तिरंगा फहराया। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्यों बढ़ रही है गर्मी और क्या है इसका उपाय। आज कंज्यूमर अड्डा में एसी पर होगी खास चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।
के बाद आपका स्वागत है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रैफिक नियम बदल गए हैं और आपकी जरा सी गलती आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक चालान की पूरी डिटेल्स बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। सावधानी हटी जेब कटी। जी हां, ट्रैफिक के नियम बदल गए हैं और अब आपको ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पे पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा, जी हां आपने सही सुना, 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। पहला, हेलमेट सीट बेल्ट नहीं पहनने पे। सबसे कॉमन ये अपराध होते हैं या कहें कि डिफॉल्ट्स होते हैं जो लोग करते हैं सड़क पर। और पहले 100 रुपए का जुर्माना था, अब लगेंगे 1000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा बिना डॉक्यूमेंट के अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पहले 500 रुपए में छूट जाते थे, अब 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और ये नहीं भर पाए तो 3 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव ये एक संगीन अपराध है। पहले 1000 रुपए में छुटकारा मिलता था, अब अगर आपने पीकर गाड़ी चलाई और पकड़े गए 10,000 रुपए का फाइन होगा, 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, रैश ड्राइविंग करने वाले सावधान, तेज रफ्तार से चलाने वाले सावधान। पहले 500 रुपए में छूट जाते थे, अब 5000 रुपए तक का जुर्माना आपको लग सकता है। और वैसे भी ये बहुत खतरनाक मामला है, किसी और का भी नुकसान होता है। ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करना बहुत कॉमन हो चला है आजकल। आपकी जान को खतरा, सामने वाले की जान को खतरा। पहले 500 रुपए लगते थे, अब पुलिस ने पकड़ा 5000 रुपए आपसे वसूल लेगी। और सिग्नल जंप किया, बहुत लोगों की आदत होती है, बड़ा मजा आता है। 500 रुपए पहले लगते थे, अब 5000 रुपए लगेंगे। फोटो क्लिक हो जाएगा और आपके मोबाइल पे चालान आएगा, भरने होंगे आपको 5000 रुपए। इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस, इनको अगर आपने रास्ता नहीं दिया, इनके आप आड़े आए तो पहले 1000 रुपए का फाइन था, अब 10,000 रुपए लगेंगे जनाब। और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी आपका रद्द हो जाएगा। नाबालिग को अगर आपने वाहन दे दिया शौक में और पकड़े गए, 2,500 रुपए लगते थे पहले, लेकिन अब माता पिता के अकाउंट से 25,000 रुपए कटेंगे और 3 साल तक की जेल का भी यहां पर प्रावधान है अगर ये पैसे नहीं भरे जा सके। और इसके अलावा जो नाबालिग है उसके लिए 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। तो सावधानी हटी तो इस बार तगड़ी जेब कटी। हाईवे पर टोल का मकसद होता है सड़क बनाने के लिए लागत वसूलना, लेकिन अक्सर इस लागत के पूरा हो जाने के बाद भी लोगों से कई साल तक टोल वसूला जाता है। ऐसा ही हुआ गुरुग्राम जयपुर और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के मामले में। तो पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह। ये जानकारी संसद में एक सवाल के लिखित जवाब के दौरान सामने आई है। जो गुड़गांव जयपुर का रास्ता है, वहां पर जो एक्सप्रेसवे है, उसमें अब तक जो टोल कलेक्शन हुआ है वो उसकी जो लागत है और जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है उसके मुकाबले लगभग 50% ज्यादा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में लगभग 6,430 करोड़ रुपए का खर्च आया था और मेंटेनेंस मिला की बात की जा रही है, जबकि जो अब तक टोल वसूले गए हैं वो 9,218 करोड़ रुपए, यानी लगभग 50% ज्यादा। ठीक इसी तरह का एक मामला जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है उसमें भी है। 9% ज्यादा कलेक्शन हुआ है टोल लागत के मुकाबले। जो लागत आई है 2,489 करोड़ रुपए की लागत थी, लेकिन जो अब तक वसूले जा चुके हैं ये 2,775 करोड़ रुपए है। ये जो जानकारी सामने आई, एक सांसद हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। और इसमें यह भी जानकारी सामने आई कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट है प्राइवेट पार्टीज ने बनाया था बीओटी मॉडल के तहत, लेकिन बाद में इसे एनएचएआई को ट्रांसफर किया गया था और एनएचएआई अब भी लगातार इसमें टोल जो है लगातार कलेक्ट की जा रही है, जबकि जो लागत है वो वसूली जा चुकी है। पिछले कुछ ऐसे मामले जरूर सामने आए हैं जहां पर अदालतों ने हस्तक्षेप किया है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां जो लागत पूरी हो जा चुकी है वहां टोल कलेक्शन बंद हुआ चुका है। लेकिन जो एनएचएआई के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनके मुताबिक जो टोल कलेक्ट किया था उसके बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल बाकी प्रोजेक्ट्स में भी किया जाता है और जो जमीन अधिग्रहण का कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं होता है टोल के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां इससे पहले लोगों के विरोध के बाद या फिर अदालतों के हस्तक्षेप के बाद ऐसे मामलों में जो टोल कलेक्शन है वो रोका गया है। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।